चाओ, क्या हाल है सबके? आई होप कि आप बहुत ज़्यादा फाइन होंगे। Again, this video is in Hindi because this video is again dedicated to my Indian students who are filing their visa. So, अब हम एक बहुत मुश्किल घड़ी में आ चुके हैं जब हम अपने वीज़ा फाइल्स को सबमिट कर रहे हैं। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि ये पार्ट ऑफ द लाइफ आपके लिए कितना ज़्यादा टेंस वाला होगा। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग रीअप्लाई कर रहे होंगे जिनका लास्ट ईयर को रिजेक्शन भी आया हुआ था। एंड मोस्ट ऑफ यू आर फ्रेश एप्लीकेंट्स, तो आप चाहते हो कि आपके वीज़ा ऑफ कोर्स इस साल को लग ही जाए, कोई नहीं चाहे कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो। सो देयरफॉर आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू हेल्प यू एंड गाइड यू, टू टेल यू कि कौन से पॉसिबल रीजन है जिनसे कि आपका वीज़ा एक्चुअली रिजेक्ट हो सकता है। एंड आप उस चीज़ को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हो अगर अब तक आपने अपने फाइल को सबमिट नहीं करा है। सो दिस वीडियो इज़ गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर आपने कर भी दिया है तो भी इट्स गोना बी अ बिग हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, इन ईदर केस ये हेल्पफुल वीडियो ही है, सो इसको बिल्कुल एंड तक के ज़रूर देखना। ठीक है, तो मैं सोचा कि मैं अभी इवनिंग टाइम में सनसेट होने वाला है, तकरीबन होने वाला है। ठीक है, बट मैं सोचा कि एक वॉक ले लो एंड मीनवाइल मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो भी कर दूँ। सो इस वीडियो में मेरा मेन फोकस है आपको ये बताना है कि रिजेक्शन आता क्यों है एंड उस चीज़ को हम अवॉइड किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि मेन रिजेक्शन के रीजंस क्या कुछ होते हैं। रीजंस क्या कुछ होते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन रीज़न यही है कि फाइनेंसेस के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़, यानी कि उनको आपके फाइनेंसेस पे रिलायबिलिटी नहीं होती जिसकी वजह से वो आपको रिजेक्शन दे देते हैं। ठीक है, मैंने ये पहले भी अपने वीडियोस में बताया है और दोबारा से आपको बताऊंगा कि आपको अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना है वीज़ा के लिए। ठीक है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वीज़ा। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा आपके पास फंड्स होंगे उतने ज़्यादा आपके पास चांसेस भी होंगे कि आपका वीज़ा लग जाए। ठीक है, दो मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, डिस्क्लेमर, मैं ये नहीं कह रहा कि बस फाइनेंसेस ही आपका मेन कंपोनेंट है जिसकी वजह से आपका वीज़ा सक्सेस गारंटी होती है, बट इट्स वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स। यानी कि आप देख सकते हो सनसेट होने वाला है बस। ठीक है, सो मैं कह रहा था कि ये मेजर कंपोनेंट है, यानी कि 80% ऑफ द वेट आपका फाइनेंसेस के ऊपर ही आता है। ठीक है, बाकी 20% आपकी प्रोफाइल वगैरह जो भी कुछ है। ठीक है, अगर वो एक्सेप्शनल हो गया तो फिर फाइनेंसेस को थोड़ा बहुत नेगलेक्ट करा जा सकता है, बट फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइनेंसेस के लिए आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ सबमिट करते हो। बाय द वे, आप ये फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन वाले वीडियो को देख लेना जो कि मैंने अपलोड करा था, तो इससे आपको पता लग जाए कि हम फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन किस तरीके से फाइल करते हैं। ठीक है, एंड वैसे तो हम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ सबमिट करते हैं उस चीज़ को देखो। अब अपने ITRs को सबमिट कर दो, यानी कि आपने कितने टैक्स भरा, आपके सालाना इनकम कितना ज़्यादा है वो दिखाते हो। ठीक है, तो उस चीज़ को बिल्कुल सही दिखाना। एंड आप CA से बात कर सकती हो, जैसे मैंने बोला, वो आपका थोड़ा सा इनकम थोड़ा सा ज़्यादा दिखा देगा जो कि आपके लिए अच्छी बात है। एंड स्कॉलरशिप पे ये चीज़ बिल्कुल भी ये स्कॉलरशिप के साथ बिल्कुल भी इसका कोई लेना देना नहीं है। सो आप स्कॉलरशिप के लिए कुछ दूसरी इनकम दिखा सकते हो और आप अपने इसके लिए वीज़ा के लिए एक दूसरी इनकम दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इंडिपेंडेंट है, तो आप इस चीज़ का बिल्कुल घबराना मत कि दोनों के लिए मैं कैसे कोई दूसरा अमाउंट दिखा दूँ। ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बिंदास जाओ, ज़्यादा अमाउंट दिखाओ अपने वीज़ा के लिए, जितना ज़्यादा अमाउंट लगे उतना अच्छा है। ठीक है, एंड उसके साथ एक नेटवर्क सर्टिफिकेट को अटैच कर देना। ठीक है, अपने ITR के साथ एक नेटवर्क सर्टिफिकेट को अटैच कर देना। अपने CA को जाके बोलना कि मेरा एक नेटवर्क सर्टिफिकेट बना के दो, मेरे ये प्रॉपर्टीज़ है और इतना मेरा इनकम है, ये सब कुछ है मेरे पास, इतना गोल्ड है, इतना लोन है, ये सब कुछ है वगैरह वगैरह। अपने एसेट्स लायबिलिटीज़ दोगे, वो एकदम बढ़िया से आपको एक नेटवर्क सर्टिफिकेट बना के देगा। उसको बोलना कि मेरे नेटवर्क बिल्कुल अंबानी जैसे दिखना चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ा दिखना चाहिए। और उसके बाद वो CA आपसे पैसे लेगा, आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देगा। उस डॉक्यूमेंट को आप अटैच कर दोगे तो अपने वीज़ा फाइल को आप एटलीस्ट 30% स्ट्रॉन्ग कर लोगे। ठीक है, एटलीस्ट 30% स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका वीज़ा फाइल। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल मत भूलना, नेटवर्क सर्टिफिकेट बिल्कुल अटैच करना। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर आपने एजुकेशनल लोन के साथ फाइनेंस करा है, मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि एजुकेशनल लोन से ज़्यादा बेटर मेरे ओपिनियन में पर्सनल लोन होता है। मेरे ओपिनियन में कह रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज वो एक तो हैसल फ्री मिल जाता है और फिर उसके रीपेमेंट का भी इतना ज़्यादा झंझट नहीं होता, बिकॉज यूजुअली मॉर्गेज वगैरह कुछ ना कुछ लग जाते हैं, तो पर्सनल लोन एक सेफ रहता है। बट एजुकेशनल लोन के थ्रू अगर आप जा रहे हो या फिर फॉर द सेक ऑफ फिर आप किसी भी तरीके के लोन से फाइनेंस कर रहे हो, मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो फिर आप किसी भी तरीके के लोन के साथ इसको फाइनेंस कर रहे हो, एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो है कि आप उसकी एक रीपेमेंट प्लान डाल दो कि मैंने इतना अमाउंट लिया,
मेरी सालाना इनकम इतनी है या फिर मैं इतने टाइम के बाद से इसको रीपे करना स्टार्ट करूँगा, तो मैं इसको इस तरीके से रीपे करूँगा, ठीक है। ये जो रीपेमेंट प्लान है वो एक ज़रूरी चीज़ है जो कि ये मांगते हैं, प्लस आपको प्रोवाइड करना भी चाहिए ताकि उनको पता लगे कि चलो ठीक है, इस बंदे ने लोन तो ले लिया लेकिन इसको पता है कि लोन को रीपे भी करना होता है, उसको चुकाना होता है और इसके पास वो प्लान बना हुआ है किसी के चुकाते हैं, ठीक है। रीपेमेंट प्लान के लिए आपको बैंक ऑलरेडी एक EMI स्प्रेडशीट जैसे दे देता है कि आपने कितने अमाउंट को कब पे करना है। सो आप उस चीज़ को अटैच करोगे और उसके साथ आप अपने एक एडिशनल स्पॉन्सरशिप लेटर या फिर कोई भी एक रीपेमेंट प्लान करके एक अपना खुद का लेटर बना लो और उसमें आप मेंशन कर सकते हो कि मेरा ये प्लान है, इतना इनकम आएगा, इस पे से मैं इतने को ऐसे करके मैं अपने सारे इंस्टॉलमेंट्स को पे वगैरह करूँगा, ठीक है। उससे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ और अच्छी हो जाएगी, यानी कि उनको पता लगे कि ये रिस्पॉन्सिबल बंदा है, ठीक है। हमारे यहाँ पे मेन कंसर्न ये है कि हमें अपने वीज़ा फाइल को स्ट्रॉन्ग दिखाना है। वो मत सोचो कि इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे लेंगे नहीं लेंगे, वो मत सोचो। आपको अपना वीज़ा चाहिए, मेहनत कर लो, क्योंकि ये जो छोटा सा पीरियड है ना जिसमें आप मेहनत करोगे, उसके बाद जब वो वीज़ा का स्टैंप लग के आएगा आपके पासपोर्ट पे, तो उसकी जो खुशी होगी ना वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तब आपको ये मेहनत दिखेगा भी नहीं, ठीक है, ट्रस्ट मी गाइस, तब आपको ये मेहनत दिखेगा भी नहीं और आप खुद को प्राउड फील करोगे। एंड उसके बाद अगर मुझे आपको बोलना है कि जिस चीज़ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है वो है अपने इंटरव्यू पे एक अपना ऐसे इंप्रेशन बनाओ कि उनको देख के लगे कि नहीं, ये स्टूडेंट को तो जाना चाहिए, पढ़ाकू भी चाहिए या फिर इसको ज़रूरत है पढ़ने के लिए वहाँ पे, ठीक है। बिकॉज उनको चाहिए कि एक ब्राइट माइंड वहाँ पे जाए और आपका यहाँ पे एक ही मोटिव होना चाहिए कि आपको दिखाना कि यू आर रियली ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है। एज अ स्टूडेंट यू आर रियली ब्राइट एंड उसके लिए आपको अपने कोर्स से रिलेटेड थोड़ी बहुत अच्छी खासी चीज़ें रिसर्च करके जाओ। वो जब पूछते कि इटली क्यों जाओगे, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आपको हर एक इंटरव्यू में पूछेगा कि आप इटली क्यों जाना चाहते हो। एक इतना फिलोसॉफिकल आंसर दे दो कि मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च करना है और मेरी यूनिवर्सिटी के इस प्रोफेसर ने इस टॉपिक पे ये रिसर्च वर्क करा है, तो मैं इनके अंडर ये वर्क करना चाहूँगा। इतना ज़्यादा रिसर्च वर्क दिखा दो उनको कि उनको लगे कि वाओ, ये स्टूडेंट ने इतना रिसर्च करा है। बाकी आप अपने कंपटीशन में से ना एटलीस्ट आप कितने बच्चों को पीछे छोड़ दोगे अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो कर लिया, सोचो, ठीक है। भले ही आपके मन में कुछ और ही है कि आप इटली आगे कुछ भी कर लो, ठीक है, लेकिन उनको बताने के लिए आप ये बोल लो, ठीक है। एक रिसर्च वर्क दिखाओ, ऐसे दिखाओ कि आपने इटली चूज़ करा, अपनी यूनिवर्सिटी को चूज़ करा बैक्ड और बाय रिसर्च, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिसर्च। तो इससे आपका इंटरव्यू में एक अच्छा खासा इंप्रेशन बन जाएगा, जिससे कि अगर फाइनेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं भी है तो भी कॉम्प्रो हो जाएगा। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से लोगों को बहुत रिजेक्शन मिलता है वो है इंटेंशन टू रिटर्न टू इंडिया नॉट क्लियर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। आपको मल्टीपल रीजंस को लेयर करने होंगे। ऐसे नहीं कि मेरा तो पढ़ने का मन था तो मैं पढ़ने के लिए चला गया, उसके बाद मेरे को इंडिया वापस आना है क्योंकि मैं इंडिया में आके जो इंडिया में कंट्रीब्यूट करूँगा, हो गया भाई, ख़त्म। अगर आपने ऐसे कुछ दे दिया, ऐसे कुछ रीज़न दे दिया, ऐसे कुछ एक्सप्लेनेशन दे दिया, फिर तो ख़त्म है आपका वीज़ा फाइल, ठीक है। सो उसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हो कि मल्टीपल रीजन दो, एक नहीं 10 रीज़न दे दो कि मेरे को इंडिया वापस आना होगा। भाई इंडिया वापस आना मेरे लिए मजबूरी है, चॉइस नहीं है। उनको ये बना के दे दो कि इंडिया आना मेरे लिए मजबूरी है, चॉइस नहीं है। कैसे? पहली बात ये बताओ कि एक तो इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उस फील्ड को रिलेट कर दो इंडिया के साथ। फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस पढ़ रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप लेके पढ़ रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि इंडिया में एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा बूमिंग है, तो मेरे को वापस आना होगा ताकि मैं इंडिया के इस एनवायरनमेंट में, ग्रोइंग एनवायरनमेंट में अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकूँ और कंट्रीब्यूट कर सकूँ, मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर सकूँ, ठीक है। एक तो बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक आंसर दे दिया। और दूसरा उसके बाद हम ये बता सकते हैं, बहुत मच्छर है यहाँ पे बाय द वे, उठ जाऊँगा मैं 1 मिनट में। तो और दूसरा रीज़न हम बता सकते हैं वो ये है कि इंडिया में, ठीक है, आप बोलोगे कि इंडिया में मेरे पास ऑलरेडी बहुत से लैंड है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो कि मेरी फैमिली के है और फैमिली को संभालने वाला कोई नहीं है, ठीक है। और तो फिर मेरे को आना ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ओनली चाइल्ड हो या फिर आप ओनली सन हो, ओनली डॉटर हो, फिर तो आपके पास और एक अच्छा रीज़न मिल जाता है बोलने के लिए कि मैं ओनली सन हूँ, ठीक है, तो मेरे को आना ही होगा यहाँ पे इसको टेक केयर करने के लिए। सो मेरा कोई लॉन्ग टर्म प्लान है नहीं कि मैं अब्रॉड में सेटल करूँ, ठीक है। एंड द थर्ड रीज़न आप देख सकते हैं कि मेरा फैमिली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। मैं अपने मम्मी से पापा से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत बचपन सा ये साउंड करता है, बहुत बचपना सा साउंड करता है, बट ये भी वर्क कर जाता है। जब आप कहते हो कि मेरे फैमिली के साथ मेरा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है तो मैं उनके बिना नहीं रह सकता, सो मेरे को आना ही होगा। मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने फैमिली को देखभाल करने के लिए यहाँ पे वापस आऊँगा, ठीक है। या फिर आप नेक्स्ट जो रीज़न दे सकते हो वो आप अपने जो मैंने करा था, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, आप कोई भी IIM IIT निकाल लो आपके फील्ड के हिसाब से, उसमें कोई ना कोई PhD प्रोग्राम होगा, कोई ना कोई ऐसे रिसर्च प्रोग्राम होगा। उस रिसर्च प्रोग्राम का आप एक अच्छे से डिटेल अटैच करके दे दो कि ये मेरा फ्यूचर प्लान है कि मेरे को करना है रिसर्च इन दिस फील्ड और फ्रॉम दिस IIM, दिस IIT, कोई भी इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो मैं
उस रेलेवेंट स्किल को गेन करने के लिए इटली जा रहा हूँ, वापस आके मेरे को यही काम करना है। आई एम सॉरी मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। सो मैं यही कह रहा था कि इन सब रीजंस को अगर आप दे रहे थे तो उसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ऐसे रीजंस को लेयर कर लो अपने कवर लेटर में। एंड कवर लेटर, स्पॉन्सरशिप लेटर की जब हमने बात कर ली तो इन दोनों चीज़ों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है। एज इन कि आपने मोटिवेशन को बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करो कि आप इटली पढ़ाई करने के लिए क्यों जा रहे हो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको रिसर्च बेस आपको ये दिखाने की आपका जो भी चॉइसेस है इट्स बैक बाय रिसर्च। एंड या दैट्स इट। इससे आप अपने वीज़ा फाइल को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लोगे। एंड जब आपके इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू में फॉर्मल बन के जाना, ठीक है, काइंड ऑफ अच्छे इंप्रेशन के लिए। रिमेंबर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। एंड आई गेस सो दैट्स इट। मेरे मन में जो भी टिप्स थे मैंने आपको बता दिए, ठीक है, जो कि आपको वीज़ा के लिए ध्यान रखना है। एंड यस, पेशेंस इज़ की। इस चीज़ को याद रखना है कि आपने फाइल सबमिट कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी उतावले हो रहे हो कि क्या रिजल्ट आएगा। जो भी रिजल्ट आता है स्टे चिल, ठीक है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। परहैप्स अगर आपने मुझे फॉलो कर रखा है, अपने स्टेप्स को लगाया, तो फॉर श्योर आपका वीज़ा फाइल अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू द अदर एप्लीकेंट्स आपका वीज़ा फाइल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपको वीज़ा मिलने के ज़्यादा चांसेस है। मैं कहता हूँ कि हमेशा ये बिलीव करके रखो कि आपका वीज़ा आपको मिल चुका है, ठीक है। आपका वीज़ा आपको ऑलरेडी इशू हो चुका है। बट द थिंग इज़ कि आप कुछ ना कुछ करके उसको रिजेक्ट मत करवाना, ठीक है। यानी कि आप अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि वीज़ा मेरे को मिल चुका है और लेना है बस, ठीक है। मुझे पर्सनली ऐसे कुछ गलती नहीं करना जिससे कि मेरा वीज़ा फाइल रिजेक्ट होकर आ जाए। अगर रिजेक्ट भी होता है देन कंटेक्ट मी, ठीक है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, मैं और मेरी टीम आपको वीज़ा के लिए भी हेल्प करते हैं। बिल्कुल कंप्लीट सर्विस हम देता है, ठीक है, A to Z। ऑल्सो लाइक पोस्ट इटली भी हमारे पास सारे सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है। आप जस्ट मेरे को कंटेक्ट करो, A to Z आपका भाई आपको कवर्ड रखेगा। एंड फाइनली बिफोर आई गो, 1-on-1 सेशन भी बुक करना है, आप बुक कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। वीज़ा रिजेक्शन आ गया उसके बाद भी आप मेरे से बात कर सकते हो। विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको इस साल ही आपको वीज़ा मिल जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ों के लिए आप मेरे को कंटेक्ट करना, सारे कंटेक्ट डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन में है। टिल देन, ठीक है, आई होप टू सी यू इन अदर वीडियो। ये वीडियो भी इंटरेस्टिंग था, लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। बाय बाय, चाओ।